दोस्तों, बरसात की रात होती है और मूवी की शुरुआत होती है और हम पहला सीन देखते हैं मुंबई शहर के एक इमरजेंसी कंट्रोल रूम का, जहां के सभी ऑफिसर्स का काम होता है कि नंबर 100 डायल करने वाले उन सभी लोगों की मदद करना जो मुश्किल में हैं और साथ ही साथ उन लोगों को भी हैंडल करना जो खुद को या दूसरों को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इन्हीं ऑफिसर्स में से एक होते हैं सीनियर पीआई निखिल सूद, जो उस दिन अपनी नाइट शिफ्ट पर थे। उनकी शिफ्ट चालू ही होती है कि निखिल के पास उनकी वाइफ प्रेरणा का कॉल आता है। प्रेरणा निखिल से कहती है कि उनका बेटा ध्रुव दिन ब दिन आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। वो उससे कहती है कि मैं अभी उससे समझा ही रही थी कि वो बीच में उठकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया। वो आगे कहती है कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं ध्रुव वापस से पहले वाला काम न करने लग जाए, पर निखिल उसे समझाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और उनकी बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। अब कुछ ही देर बाद उस इमरजेंसी कंट्रोल रूम में निखिल की कलीग के पास एक फ़ोन आता है। वो निखिल को यह कहकर फ़ोन ट्रांसफ़र कर देती है कि फ़ोन पर एक औरत बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है, आप ही इससे बात कर लो। अब निखिल उससे बात करने लगता है, पर सबसे पहले वो औरत उसे कहती है कि मैं अब मरना चाहती हूँ। निखिल को लगता है कि अगर इस औरत को सुसाइड ही करना होता तो ये नंबर 100 डायल नहीं करती। उसे लग रहा होता है कि इस औरत के जीवन में अभी भी कुछ होप बाकी है, इसलिए वो उसे समझाने लगता है और साथ ही साथ निखिल उसका नंबर ट्रेस करने लगता है, पर नंबर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा था। वो उस लेडी से कहता है कि आप अपना नाम और गाड़ी का नंबर बताइए, मैं आपके पास जल्द से जल्द मदद भेजता हूँ। पर वो लेडी उसे अपना नाम और नंबर नहीं बताती और साथ ही साथ ये भी कह देती है कि इस फ़ोन को ट्रेस करना तुम्हारे लिए बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम होगा। अब वो लेडी निखिल से उसका नाम पूछती है। निखिल कहता है कि नाम बताना रूल्स के अगेंस्ट है, मैं आपको नाम नहीं बता सकता। फिर वो लेडी फ़ोन काटने लगती है और निखिल को लगता है कि ये लेडी मरने वाली है, अगर इसे नाम नहीं बताया तो ये फ़ोन काट देगी और मैं इसकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। और आखिरकार निखिल को उसे अपना नाम बताना पड़ता है और यहाँ से उन लोगों की कन्वर्सेशन बिल्कुल ही अलग हो जाती है। वो लेडी निखिल को कहती है कि जिन लोगों का काम नॉर्मल लोगों को प्रोटेक्ट करना होता है, अगर वही उन लोगों को तंग करने लग जाए, उन पर जुर्म करने लग जाए, तो उनकी सज़ा भी बाकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। निखिल को भी उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। अब आगे वो औरत निखिल से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई बेटा है? निखिल कहता है हाँ, मेरा एक 18 साल का बेटा है। अब वो औरत निखिल को अपने बेटे के बारे में बताती है और कहती है कि मेरे बेटे का नाम अमर था। वो 1 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मारा गया और तभी से मैंने अपनी ज़िंदगी में दर्द के अलावा कुछ और महसूस नहीं किया। फिर वो उसे बताती है कि मुझे अब एक आवाज़ सुनाई देती है जो उसे बताती है कि जिन लोगों ने तुम्हें दर्द पहुंचाया है उन लोगों को भी यही दर्द महसूस करना होगा, तभी उसका दिल हल्का होगा और उसे कुछ आराम मिल सकेगा। पर निखिल उसे कहता है कि क्या इससे तुम्हारे परिवार को कुछ सुकून पहुंचेगा? क्या तुम्हारा पति फिर कभी इज्जत के साथ जी पाएगा? और ये सब सुनकर वो लेडी फ़ोन काट देती है। अब थोड़ी देर बाद निखिल अपने बेटे ध्रुव को फ़ोन लगाता है। उससे कहता है कि तुम्हें अपनी माँ के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। जब वो तुमसे बात कर रही थी तो तुम बीच में उठ के कैसे जा सकते हो? निखिल ध्रुव से कहता है कि पिछले साल जो तुमने किया उसकी वजह से तो तुम्हें जेल में होना चाहिए। ध्रुव उसकी बात को बीच में रोकते हुए कहता है कि माँ ने मुझे थप्पड़ मारा था, इसलिए मैं वहाँ से उठ के अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने आ गया। निखिल ये कहकर फ़ोन काट देता है कि तुम आधे घंटे में घर पहुँच जाना। तभी उस इमरजेंसी कंट्रोल रूम में एक चाय वाले की एंट्री होती है जो सभी के लिए चाय लाया था, इसलिए सब थोड़ी देर का ब्रेक ले लेते हैं। और तभी वो लेडी ऑफिसर निखिल के पास आती है और कहती है कि आप उस औरत को कैसे जानते थे? निखिल कहता है मैं उसे नहीं जानता। वो लेडी ऑफिसर उसे बताती है कि उस औरत ने तो आपका नाम लेके पुकारा था, इसलिए मैंने आपको फ़ोन ट्रांसफ़र किया। अब निखिल ये सुनकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो लेडी कौन हो सकती है। फिर वो वहाँ से उठकर बाहर सिगरेट पीने चला जाता है। तभी वही चाय वाला उसे चाय पूछने के लिए फिर से उसके पास आता है। निखिल उससे पूछता है कि पहले जो चाय वाला आता था उसका क्या हुआ? वो आदमी उसे बताता है कि जो चाय देने पहले आता था वो अब हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए उसकी जगह मैं यहाँ पे आया हूँ। और फिर वो लेडी पुलिस ऑफिसर वहाँ दौड़ती हुई आती है और निखिल से कहती है कि उस औरत का फिर से फ़ोन आया है। अब निखिल उस औरत से पूछता है कि तुम पहले से मेरा नाम कैसे जानती थी? तो जवाब में वो औरत उसे कहती है कि मैंने भले ही पहले तुम्हें झूठ कहा हो, पर अब मैं तुम्हें सच बता रही हूँ कि मेरे पास 2 गन हैं और तुम्हें मेरी मिशन में हेल्प करनी होगी। निखिल इससे पहले कि कुछ कह पाता उस इमरजेंसी कंट्रोल रूम के सभी कंप्यूटर्स ऑफलाइन हो जाते हैं। सभी को लगता है कि तेज बारिश के कारण सर्वर में प्रॉब्लम आ गई है। फिर निखिल अपने पुलिस फ्रेंड मूर्ति को फ़ोन लगाता है और उसे अर्जेंट में इस लेडी के नंबर से उसकी डिटेल निकालने को कहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है
और निखिल के घर की डोरबेल बजती है। निखिल की वाइफ प्रेरणा गेट खोलती है तो सामने एक अनजान औरत खड़ी थी, जो ये कहकर उस घर में एंट्री ले लेती है कि वो ध्रुव के दोस्त की माँ है और उनसे कुछ जरूरी बात करना चाहती है। अब घर में एंटर होने के बाद वो उस पूरे घर में घूमने लगती है, सभी फोटोज को देखने लगती है, मानो वो इनके बारे में एक अरसे से जानना चाहती हो। वो औरत प्रेरणा से कहती है कि तुम कपड़े बदल लो, हमें बाहर जाना है। प्रेरणा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, वो पुलिस को फोन लगाने लगती है। तभी वो औरत अचानक से अपने बैग से एक गन निकाल लेती है। अब प्रेरणा उस औरत के बीच हाथापाई होने लगती है। तभी उनका कुत्ता रॉकी जोर जोर से भौंकने लगता है, इसलिए वो औरत उसके सिर पर एक भारी चीज से वार कर देती है, जिससे रॉकी बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और निखिल के पास उसके पड़ोसी का कॉल आता है। वो आदमी निखिल से कहता है कि तुम्हारे घर का दरवाजा खुला हुआ है और रॉकी के सिर से काफी ज्यादा खून बह रहा है और मुझे प्रेरणा भी यहाँ नजर नहीं आ रही। तभी निखिल के पास प्रेरणा का फोन आने लगता है। निखिल प्रेरणा से पूछता है कि आखिर क्या मैटर है, तुम घर से ऐसे कैसे चली गई। प्रेरणा निखिल से कहती है कि मुझे जिस बात का डर था आखिर वही सच हुआ। ध्रुव ने वापस से पहले वाला काम शुरू कर दिया है। वो किसी मुश्ताक नाम के आदमी के साथ मिलकर वापस से ड्रग्स बेचने लगा है। निखिल प्रेरणा से पूछता है कि तुम कहाँ हो और किसके साथ हो। और तभी हमें पता पड़ता है कि जिस औरत ने शुरुआत में निखिल को फोन किए थे उसी ने प्रेरणा को किडनैप किया है। और ये फोन यहीं कट हो जाता है। अब आगे निखिल के पास उसके दोस्त मूर्ति का फोन आता है, जो निखिल को उस औरत के बारे में सारी डिटेल्स दे देता है। अब वो औरत फिर से निखिल को फोन करती है, पर इस बार निखिल उसे सीमा पल्लव नाम से पुकारता है। वो औरत कहती है, हाँ मैं ही सीमा पल्लव हूँ, अमर पल्लव की माँ, जो पिछले साल यश मेहरा के हिट एंड रन केस में मारा गया। वो औरत निखिल को बताती है कि यश मेहरा उस दिन ड्रग्स के नशे में ड्राइव कर रहा था और उसे ड्रग्स सप्लाई की थी तुम्हारे बेटे ध्रुव ने। दरअसल यश मेहरा देश के सबसे अमीर आदमियों में से एक गौतम मेहरा का बेटा था और उसके बाप ने पुलिस को पैसे खिलाकर वो केस पूरी तरह से रफा दफा करवा दिया था। इसलिए सीमा ने अब प्रेरणा को किडनैप किया था, क्योंकि उसका मानना था कि गुनहगार को बचाने वाला और उसका साथ देने वाला भी उतना ही बड़ा गुनहगार होता है। निखिल सीमा को समझाने की कोशिश करता है कि मैं ध्रुव को किसी भी तरह से सीधे रास्ते पे ले आऊंगा, वो आज के बाद ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेगा। सीमा उससे कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ध्रुव आज के बाद ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेगा। सीमा निखिल से कहती है कि तुम्हारा बेटा ध्रुव इस वक्त तांडव क्लब जा रहा है, वो यश मेहरा को कोकीन सप्लाई करने वाला है, पर तुम उससे कहोगे कि वो यश मेहरा को बिना किसी बॉडीगार्ड के पार्किंग लॉट में अकेले लेकर आए। सीमा निखिल को चेतावनी देती है कि अगर किसी भी तरह की होशियारी करने की कोशिश भी की तो मैं प्रेरणा का भेजा उड़ा दूंगी। अब निखिल अपने बेटे ध्रुव को फोन लगाता है। सबसे पहले तो उसे खूब खरी खोटी सुनाता है। वो कहता है कि पिछले साल जो तुमने कांड किया जिसमें अमर पल्लव की जान चली गई थी, उसी अमर पल्लव की माँ सीमा पल्लव ने आज तुम्हारी माँ को किडनैप कर लिया है। निखिल ध्रुव से कहता है कि तुम तांडव क्लब जाओ और यश मेहरा को बिना बॉडीगार्ड के अकेले पार्किंग लॉट में लेके आओ और बाकी की डिटेल्स मैं तुम्हें वहां पहुंचकर ही बताऊंगा। तभी पीछे से ध्रुव का पार्टनर नजीब वहां पे आ जाता है। ध्रुव अपने पापा से कहता है कि मेरे साथ नजीब भी है। निखिल उसे कहता है कि तुम किसी भी तरह से नजीब से छुटकारा पाओ, नजीब को इस बारे में कुछ भी पता नहीं पड़ना चाहिए। अब निखिल बुरी तरह से फंस चुका था, वो पुलिस को भी इन्वॉल्व नहीं कर सकता था, वरना उसके बेटे के सारे राज खुल जाते और उसके बेटे को जेल भी हो सकती थी। वहीं दूसरी ओर नजीब ध्रुव से कहता है कि तांडव यानी कि यश मेहरा के वहाँ पे डिलीवरी करने वो जाएगा और तुम्हें कहीं और डिलीवरी करनी होगी। अब ध्रुव सोच में पड़ जाता है, अगर ऐसा हुआ तो उसकी माँ की जान भी जा सकती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारी मुलाकात होती है परेश नाम के एक आदमी से, जो इमरजेंसी कंट्रोल रूम का सर्वर गाय था। निखिल परेश से कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द इन सर्वरों को ठीक करना होगा। अब परेश पूरी वायरिंग को चेक करने लगता है और चेक करने के बाद वो निखिल को बताता है कि किसी ने मेन सर्वर की वायर ही काट दी थी। निखिल परेश से कहता है कि इसको जल्द से जल्द ठीक करो। परेश उसे मना करता है कि इसे ठीक करने में बहुत टाइम जाएगा। अब निखिल गुस्से में था तो परेश उसे एक इलीगल तरीका बताता है। वो उसे कहता है कि मैं अपने लैपटॉप से पुलिस के सर्वर को हैक कर सकता हूँ और मैं ऐसा अपने पर्सनल रीजन के कारण पहले भी कर चुका हूँ। अब निखिल परेश से तांडव क्लब के पार्किंग लॉट के सीसीटीवी कैमरास को हैक करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर ध्रुव नजीब को एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता है कि मुझे तांडव क्लब जाने दो, दूसरी जगह तुम डिलीवरी कर दो, पर नजीब उस पर भड़क जाता है। वो उसे ये अलाउ नहीं करता। वो उसे कहता है कि मुश्ताक भाई का सीधा ऑर्डर है, मुझे ही तांडव क्लब जाना है। अब ध्रुव नजीब से बैग छीनकर भागने लगता है। वो भागते भागते एक खंडहर सी बिल्डिंग में पहुंच जाता है। यहाँ ध्रुव छुपकर अपने पापा को फोन लगाता है। निखिल उसे कहता है कि तुम किसी भी तरह नजीब को डिस्ट्रैक्ट करो और वहां से भाग निकलो। ध्रुव ऐसा ही करता है, पर नजीब फिर भी उसे पकड़ लेता है। अब उनकी हाथापाई होने लगती है और पास में ही फोन पड़ा था
जिस पर निखिल लाइन पे था। निखिल नजीब को फ़ोन उठाने के लिए कहता है और जैसे ही नजीब फ़ोन उठाता है निखिल उसे कहता है कि अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो पूरे शहर की पुलिस मैं तेरे पीछे छोड़ दूंगा, तेरी पूरी ज़िंदगी भागते हुए निकलेगी। अब नजीब बहुत ज़्यादा डर गया था। निखिल उसे कहता है कि तू वो बैग और अपनी गाड़ी की चाबी ध्रुव को इसी वक्त दे दे और नजीब ठीक ऐसा ही करता है। वो ध्रुव को अपना बैग और गाड़ी की चाबी दे देता है। अब ध्रुव वहाँ से तांडव क्लब के लिए निकल जाता है। अब निखिल के पास सीमा पल्लव का फिर से फ़ोन आता है। निखिल उसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है कि तुम प्लीज़ मेरी बीवी और बेटे को कुछ मत करना। सीमा कहती है कि ठीक 1 साल पहले हम भी पुलिस के आगे हाथ जोड़ा फिरते थे, पर तब पुलिस ने हमारी बिल्कुल मदद नहीं की, क्योंकि हमने इस देश में मिडिल क्लास होने का गुनाह किया था। यहाँ केवल अमीरों की सुनी जाती है और मिडिल क्लास हमेशा तड़पता ही रहता है। और ये कहकर वो फ़ोन काट देती है। तभी निखिल के पास उसके दोस्त मूर्ति का फ़ोन आता है। मूर्ति उसे कहता है कि सीमा पल्लव ने शाम से केवल 2 ही नंबरों पे बात की है। एक तो तुम्हारे इमरजेंसी कंट्रोल रूम का नंबर है और दूसरा नंबर भी उसी जगह पे एक्टिव है। मूर्ति उसे बताता है तुमसे हर बार बात करने के बाद वो ठीक उसी नंबर पे फ़ोन लगाती है। अब निखिल समझ जाता है कि कोई ना कोई सीमा पल्लव को यहाँ की जानकारी दे रहा है। मूर्ति उसे कहता है कि मैं सीमा पल्लव के पति का फ़ोटो तुम्हें फैक्स कर रहा हूँ। और निखिल के सामने वही चाय वाला फिर से खड़ा था और ये सब बातें वो सुन रहा होता है। जैसे ही निखिल के मोबाइल पे फ़ोटो आता है वो चाय वाला अपनी कमर से गन निकाल के निखिल के सिर पे तान देता है। वो चाय वाला कोई और नहीं बल्कि सीमा पल्लव का पति था, जो उसे हर पल की जानकारी दे रहा था। और सर्वर रूम का तार भी उसी ने ही काटा था। वो अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए चाय वाला होने का नाटक कर रहा था। अब निखिल अपने लैपटॉप पर सीसीटीवी में सीमा को और अपनी बीवी को देखता है। अब निखिल समझ जाता है कि उसे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना प्रेरणा और ध्रुव की जान भी जा सकती है। और इसी कारण से निखिल सीमा के पति से गन छीनने की कोशिश करता है। उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है और इसी हाथापाई के बीच निखिल गलती से सीमा के पति को शूट कर देता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब गोली की आवाज़ सुनकर उस इमरजेंसी कंट्रोल रूम के सभी पुलिस ऑफिसर वहाँ पहुँच जाते हैं। निखिल अपने साथियों से कहता है कि मेरी बीवी और बच्चे की जान खतरे में है, उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। और वो उनसे ये कहकर निकल जाता है कि तुम यहाँ पे जो भी हुआ उसे संभाल लो। अब निखिल अपनी गाड़ी से बड़ी तेजी से तांडव क्लब की ओर जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ध्रुव तांडव क्लब पे पहुंच चुका था। वो सबसे पहले अपनी माँ से मिलता है। सीमा उसे कहती है कि तुम यश मेहरा को यहीं पे लेके आओगे। ध्रुव किसी भी तरह से यश मेहरा को बिना बॉडीगार्ड के बाहर बुला लेता है। वो यश मेहरा से कहता है कि ड्रग्स उस गाड़ी में पड़ी है और वो यश मेहरा को अपने साथ उस गाड़ी के पास लेके आता है। जैसे यश और ध्रुव उस गाड़ी के पास पहुंचते हैं, सीमा पल्लव गन निकाल लेती है और यश मेहरा के सिर पे तान देती है। अब हम देखते हैं कि यश, ध्रुव और प्रेरणा तीनों सीमा पल्लव के निशाने पर थे। तभी वहाँ पे निखिल की एंट्री होती है। निखिल सीमा को समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुमने इनको मारा तो तुम में और यश मेहरा में कोई भी फर्क नहीं रह जाएगा। सीमा उसे कहती है कि इनको मारने के बाद ही मेरे बेटे की मौत का इंसाफ होगा और मेरे दिल को सुकून मिलेगा। निखिल उसे कहता है कि यह इंसाफ नहीं बल्कि एक बदला है। निखिल अपनी पूरी जी जान से उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी अचानक सीमा ध्रुव और यश पे गोलियां चला देती है और निखिल भी सीमा पर गोली चला देता है, जिससे उसकी ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन हम एक हॉस्पिटल का देखते हैं, जहां डॉक्टर यश मेहरा के बाप को बताता है कि यश लकी था इसलिए वो बच गया। पर वही डॉक्टर निखिल को बताते हैं कि हमने ध्रुव की जान बचाने की बहुत कोशिश की, पर हम ध्रुव को नहीं बचा सके। अब निखिल और प्रेरणा पूरी तरह से टूट चुके थे। उनके इकलौते बेटे की मौत हो चुकी थी। अब वो दोनों महसूस कर रहे थे कि सीमा और उसके पति पे अमर पल्लव की डेथ के बाद क्या गुजरी थी। तभी निखिल को उनका सीनियर ऑफिसर उनके केबिन में बुलाता है और निखिल को वो समझाता है कि इस केस को आगे बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, हमें इस केस को भी पिछले साल की तरह यहीं रफा दफा करना होगा और इसमें यश मेहरा का बाप तुम्हारी पूरी मदद कर सकता है। अब निखिल को अपने पिछले साल के फैसले पे काफ़ी पछतावा हो रहा था। वो सोचता है कि अगर पिछले साल मैंने केस दबाया नहीं होता तो आज शायद ध्रुव जिंदा होता और साथ साथ अमर पल्लव की मौत का भी इंसाफ हो पाता। अब निखिल पूरी तरह से मन बना चुका था कि वो इस बार चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि इस बार उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। उसका इकलौता बेटा भी उसे छोड़ के जा चुका था। वो सारे सबूत लेकर न्यूज़ चैनल को फ़ोन लगाता है। वो उनसे कहता है कि मुझे एक क्राइम रिपोर्ट करना है। फ़ोन पे वो लेडी कहती है कि मैं आपका फ़ोन ट्रांसफ़र कर रही हूँ। जैसे ही वो फ़ोन ट्रांसफ़र करती है तो निखिल काफ़ी इंतज़ार करता है, पर उसका फ़ोन कोई भी नहीं उठाता। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे ही ख़त्म हो जाती है।